गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आरके एजुकेशन गाइडलाइन चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट आपका छठवां। एक बार फिर से हम गुड मॉर्निंग बोल लेते हैं, और मॉर्निंग तो बिल्कुल गुड होने ही वाली है, क्योंकि फिजिक्स जो हम शुरू कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे यूनिट 6 की बात करेंगे, जो कि है प्रकाशिकी। और अगर असल मायने में देखा जाए तो ये यूनिट प्रकाशिकी जो है वो सबसे ज्यादा अंकों वाली यूनिट हम मान सकते हैं कि 9 अंक बार ये रखती है अपने आप में। और दूसरा अगर हम देखें तो ये प्रतिशत, यानी कि बोर्ड में 16.08% का मायना ये आपके रखेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रहता है। तो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा 1 नंबर का, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के जो मीडियम होंगे, और एक बड़ा प्रश्न भी यहाँ से आएगा, और वो होगा आपके कुल मिला के 4 नंबर का। तो बात करते हैं प्रकाशिकी की, यानी कि ऑप्टिक्स की। आगे अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स को लेकर आपके फिजिक्स में 2 लेसन है, यानी जो चैप्टर फर्स्ट है हम कहेंगे किरण प्रकाशिकी, और जो चैप्टर सेकंड है उसे हम कहेंगे तरंग प्रकाशिकी। और ये भी आप लोगों को बता दें कि जो किरण प्रकाशिकी है वो बेसिक लेवल का है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इसमें है। और जो घटनाएं जितनी भी है प्रकाश की अपवर्तन परावर्तन को लेकर, या फिर प्रकाश की जो डेफिनेशन है उसको लेकर हम बातें इसमें करेंगे। और दूसरा जो तरंग प्रकाशिकी है, हाइगेन सिद्धांत है, जैसे तरंग सिद्धांत है, उन सब चीजों को लेकर हम चलेंगे। तो पहली शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि किरण प्रकाशिकी। और यहाँ आपको अब तक पता चल ही चुका होगा कि असल मायने में, यानी कि प्रकाशिकी में, मैं किरण प्रकाशिकी की बात कर रहा हूं, यहाँ प्रकाशिकी शब्द बना है प्रकाश को लेकर। ये प्रकाश जो कि आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। तो असल में प्रकाश है क्या? तो सबसे पहले मैं यूं कह सकता हूं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अच्छा, ये तो एक सूक्ष्म बात हो गई। कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जब बात इसके डेफिनेशन की आती है, परिभाषा की आती है, तब हम लोग क्या कहते हैं? तो सुनिए, प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायी है। अगर हमें दिखाई देता है इस वातावरण में, तो उसके लिए प्रकाश उत्तरदायी है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायी है। और दे ब्रोगली सर हमें ये भी बताते हैं कि ये प्रकृति रखता है, और वो प्रकृति रखता है द्वैत। ये द्वैत प्रकृति रखता है, ये बात बिल्कुल तय है। कैसे? एक हम कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चल सकता है, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। एक तो वो बात हो जाती है। और दूसरा कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश के जो कण है वो 1 by 1, एक के पीछे एक जब चल रहे होते हैं तो एक सीरीज उनकी बनती है, और स्पीड से चल रहे होते हैं तो वहां तरंग भी हम उसे कह सकते हैं। और ये कण जो असल में है वो फोटोन होता है। इन कणों को हम कह सकते हैं फोटोन। और यहां स्पष्ट हो जाता है कि एक तो प्रकाश कणीय प्रकृति रखता है, कणों के रूप में वो संचरित होगा, और दूसरा यहाँ तरंग के रूप में वो संचरित होगा। ये बात हमें बताते हैं दे ब्रोगली, और ये सिद्धांत कहलाता है कि द्वैत जो प्रकृति है प्रकाश की, उसको लेकर ये बातें हैं। अब यदि हम थोड़े से आगे बढ़े तो प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, दे ब्रोगली सर हमें ये बात बताते हैं। और उसके बाद हम आगे चलते हैं और असल में देखते हैं प्रकाश और क्या हो सकता है। तो प्रकाश ये भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जो प्रकाश है वो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे आप कह सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग। अब जरा समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, यानी तरंगों की हम बात कर रहे हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग है जिसमें अल्फा, बीटा, गामा या एक्स, जो भी ये तमाम सारी जो रेडिएशंस है वो इसके अंदर समाहित होती है। प्रकाश वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि पहला आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश हमारी दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायी है, और दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश की तरंग विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण रखेगी। अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन सारी उसमें सम्मिलित होगी। ये बात प्रकाश के लिए है। और अगर हम आगे चले तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, ये तरंग यानी हमारे पृथ्वी के लिए प्रकाश सूर्य से आता है, और वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, और हम कह सकते हैं कि उसकी जो तरंग दैर्घ्य है
वो तरंग दैर्घ्य 300 नैनोमीटर से लगा करके वो 1000 नैनोमीटर तक होती है। ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। और अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग आती है उसे हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले ये विद्युत चुंबकीय तरंग आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा कि इसमें अपने आप में 7 जो है रंग इसमें सम्मिलित होते हैं और हम उसे कह सकते हैं कि विबग्योर। ये 7 रंग उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ये दृश्य प्रकाश की विकिरण है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये 7 कलर आप इस रूप में भी याद रख सकते हो कि बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ आप या तो इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करोगे और या फिर हिंदी में याद रखोगे, क्योंकि यहाँ जरा सा मिस्टेक हो रही है कि ब्लू ये हो रहा है, ये इंडिगो यहाँ पे हो रहा है। तो या तो आप इंग्लिश में इसे याद रखेंगे या फिर इसे हिंदी में आप याद रखेंगे विबग्योर को लेकर। तो मैं बात कर रहा हूं बेनी, आहा, पीना, ला को लेकर। और उसके बाद हम इसका जो है स्पेक्ट्रम एक बार हम समझते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम है और हमने पढ़ा है कि 7 रंग प्रकाश में समाहित होते हैं और सूर्य से जो प्रकाश की तरंगे जो आती है वो 300 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होती है। तो यहाँ हम बात करें दृश्य प्रकाश की, जिसमें 7 रंग है, वो दृश्य प्रकाश वो दिखाई देने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपके बेनी, आहा, पीनाला जो है वो दृश्य प्रकाश तरंगे उसे आपको होगी। और ये जो दृश्य प्रकाश तरंगे है इसकी तरंग दैर्घ्य मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 390 नैनोमीटर से ये 760 नैनोमीटर होती है। 390 से 760, यानी यहां मैं बैंगनी रंग की बात करूं तो 390 से ये मसला शुरू हो रहा होगा और अगर लाल को देखा जाए तो लगभग लास्ट ये 760 के आसपास रहेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसे कहेंगे हम दृश्य प्रकाश दिखाई देने के लिए, और बाकी सारी विकिरणें हैं उनके लिए हम अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बैंगनी रंग आप देख रहे हो, इस बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य मैं यहाँ बात करता हूँ कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य 390 से लगभग 430 नैनोमीटर तक होती है। और यदि हम इस नीले रंग के लिए बात करें तो इससे आगे आपको बढ़ना है कि 430 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बार बार लिखूंगा तो नहीं हालांकि, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। ये 470 नैनोमीटर के बाद आपको याद रखना है कि 500 नैनोमीटर, और ये 500 नैनोमीटर से आगे चले तो 580, और ये 580 नैनोमीटर से लगभग 600, और ये है 600 से 650, और लाल के लिए बोले तो 650 से 760। यहाँ एक बात और स्पष्ट हो गई है कि जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम रहेगी और लाल की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इस बात को आपको जो है नोट करना चाहिए। और दूसरा, अगर हम लाल रंग से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो 300 से 1000 होता है, लेकिन लाल के लिए अब तक हम बात 760 की ही कर रहे हैं। तो 760 से अगर आगे बढ़े तो उधर आपकी होगी अवरक्त तरंगे। जी हाँ, रक्त का कलर लाल होता है और लाल के बाद ही आती है, इससे आपको याद रखना है कि अवरक्त तरंगे ये होगी। और दूसरी बात अवरक्त तरंगों को लेकर है कि ये अवरक्त तरंगे उष्मीय गुण रखती है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवरक्त तरंगे उष्मीय गुण रखेगी, मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन अगर बैंगनी से परे चले, जो आप यहाँ पे बैंगनी देख रहे हो, बैंगनी से परे चले तो पराबैंगनी किरणें, सिंपल सी बात है, पराबैंगनी हो जाएगी। और ये पराबैंगनी किरणें अब इससे यानी कि 390 से नीचे की बात हो रही है, तो पराबैंगनी किरणें भी एक गुण रखती है, वो है आयनकारी प्रभाव। आयनकारी प्रभाव ये किरणें रखती है। अच्छा, कई बार सुनने में आता है ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी चीजें, वैश्विक तापमान जैसी। तो वैश्विक तापमान, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पराबैंगनी किरणें सूर्य की पृथ्वी पे आ रही है और पराबैंगनी तरंगों के माध्यम से वो हो रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि पराबैंगनी किरणें तो उसमें गुण रखती ही नहीं है, असल में वो गर्म होती ही नहीं है, तो फिर वो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी क्यों है। यानी अवरक्त तरंगे जो आ रही है, जो ज्यादा तरंग दैर्घ्य की तरंगे है वो उसमें गुण रखती है और उन्हीं की वजह से वैश्विक तापमान बढ़ता है। इस बात का ख्याल रखें।
पराबैंगनी किरणों का जो रोल है वो है ओजोन के ह्रास में, यानी ओजोन का ये ह्रास अपने आप में करती है। तो ये बात दृश्य प्रकाश को लेकर है, आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, पराबैंगनी अवरक्त और बेनी आह पेनाला को लेकर। अब ये दृश्य प्रकाश की जो तरंगे है, इसके अंदर 7 रंग जो सम्मिलित है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि बेनी आह पेनाला। तो यहाँ ये 7 जो कलर है ये किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होते हैं, और वो असल में कैसे होती है वो घटना, इस बात को जरा समझिए। मैं जैसे मानता हूं कि ये कलर जो है वो आपका विबग्योर के रूप में है, और यदि कोई रेड कलर की वस्तु है, यहाँ वस्तु है और वो रेड कलर की है, और वो वस्तु हमें दिखाई देगी प्रकाश के माध्यम से। कैसे दिखाई देगी? क्योंकि प्रकाश आ ही रहा है तो 7 कलर उसके अंदर है, और वस्तु लाल कलर की है तो लाल वाला भी यहाँ टकराएगा, ये भी, येलो भी, ग्रीन भी, सारे कलर इससे टकराएंगे, प्रकाश की किरण टकराएगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा और वापस किरण किसी प्रेक्षक के आंख तक जा रही होगी। तो अब असल में यहाँ पे ये होगा कि लाल कलर की वस्तु है तो लाल कलर यहां से परावर्तित कर दिया जाएगा, केवल कौन सा? लाल कलर, और बाकी सारे के सारे जो कलर है वो ये वस्तु अवशोषित कर लेंगे। और अवशोषित करने की जो घटना है प्रकाश की वो हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। तो यहाँ वस्तु हमें लाल कलर की नजर आएगी, इसके लिए उत्तरदायी ये है कि वस्तु सारे कलर को वो अपने आप में क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है, अपने आप में सम्मिलित कर रही है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना चाहिए, और हम बढ़ते हैं आगे। स्पेक्ट्रम के बाद लौट के आते हैं पुनः प्रकाश पे, और कुछ पॉइंट इसके बारे में हम देखते हैं। पहला कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, वो कभी भी उसकी जो तरंग होगी वो मुड़ के नहीं चलेगी, वो हमेशा ही सीधा चलता है, एक महत्वपूर्ण गुण है। और प्रकाश के सरल रेखीय पथ को भी किरण कहते हैं। प्रकाश जब चल रहा होता है तो उसके रास्ते को ही, पथ को ही हम लोग किरण कहेंगे, तरंग कहेंगे, ये बात भी है। और दूसरा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर बहुत सारी किरणें आ रही, जैसा कि अभी आपने स्पेक्ट्रम में देखा है, तो ठीक उसी तरीके से हम उसे कहेंगे किरण पुंज। और प्रकाश, अब ये बात भी सुने कि प्रकाश किसी माध्यम का मोहताज नहीं होता, यानी उसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो निर्वात में भी गति कर सकता है। और अगर देखा जाए तो निर्वात में सबसे ज्यादा उसकी स्पीड होती है, और गैस में प्रकाश की स्पीड कम होगी, द्रव में कम और ठोस में कम। लेकिन एक और शर्त है कि माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। माध्यम पारदर्शी होगा तो ही प्रकाश जा पाएगा, नहीं तो प्रकाश परावर्तित होकर पुनः लौट आएगा। और निर्वात में यदि प्रकाश की चाल को देखें तो निर्वात में सर्वाधिक यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये होगी प्रकाश की चाल निर्वात में। और चूंकि हमने पढ़ाई है कि ठोसों में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, और हीरा पारदर्शी भी है और ठोस भी है, हालांकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ होता है, लेकिन वो बात अलग है। हम इसमें प्रकाश के वेग की बात करें तो 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हीरे में प्रकाश की चाल होगी। अच्छा, निर्वात में जो आप ये पढ़ते हो, कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, और ज्यादातर ये भी लिखा हो सकता है कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये भी प्रकाश की चाल सही है। क्यों? क्योंकि हम समझ सकते हैं 3 × 10⁸ का मतलब हुआ कितने जीरो? 8 जीरो। अच्छा, हाँ, तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि यहाँ हम 1000 का भाग लगाएंगे, 3 जीरो वैसे ही कैंसिल हो गए तो 5 बचे, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कई बार जो ऑप्शन राइट सवाल होते हैं उसमें ये मसला अक्सर किया जाता है, तो आप यहाँ ध्यान दें बिल्कुल कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ या किलोमीटर होगा तो 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में प्रकाश की चाल होगी। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम चलते हैं प्रकाश की कुछ घटनाओं को लेकर। और प्रकाश की घटनाएं हालांकि आप 10th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ हम और एक बार इसको देखेंगे और डिटेल से देखेंगे कि प्रकाश की घटनाएं कितनी हैं और क्या है। तो सबसे पहली घटना प्रकाश की परावर्तन, जैसा कि आप जानते हो। तो परावर्तन क्या होता है, इस बात को समझिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आ रही है, किसी पृष्ठ पर आपतित वो हो रही है, इस तरीके से ये कोई प्रकाश की किरण है और पृष्ठ पर आ रही है, चूंकि आ रही है तो हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, यदि माध्यम अपारदर्शी हुआ तो इस किरण को टकरा के वापस लौट जाना पड़ेगा, और इसी घटना को हम कहेंगे इसका परावर्तन। तो ये वापस लौट रही है, और चूंकि परावर्तित होके लौट रही है तो हम सीधा सा इसे कहेंगे परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। अच्छा, आपतित किरण और परावर्तित किरण घटना जो हो रही है उसकी परिभाषा पे ध्यान दीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ या किसी सतह पर आती है, और पृष्ठ का होना या सतह का होना भी जरूरी नहीं है, यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई दृढ़ माध्यम है, कोई गाढ़ा सा माध्यम है, तो उससे भी प्रकाश टकरा के लौट सकता है। तो टकरा के यदि अपने माध्यम में वो वापस लौट जाए, अपने उसी रास्ते से वापस लौट जाए, तो हम कहेंगे कि वो परावर्तन है, वो घटना परावर्तन की है। अच्छा, मैं इन दोनों के कोणों को मापने के लिए यहाँ एक लाइन खींच रहा हूं, और ये मैंने इस उद्देश्य से खींची है कि मैं दोनों किरणों के एंगल को माप पाऊं, यहां से ये कोण भी माप पाऊं कि कितने डिग्री से ये आ गई है, और यहाँ इस कोण को भी मैं माप पाऊं। इस उद्देश्य से मैंने ये लाइन खींची है, और चूंकि लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो इसलिए मैं इसे अभिलंब भी कहूंगा। और ये बात भी आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। तो कोणों को मापने के लिए मैंने यहाँ पे अभिलंब खींचा है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितना एंगल बना रही है, जितना कोण बना रही है, ये वाला जो आप देख रहे हो, इस कोण को हम कहेंगे कोण आई, या फिर कह देंगे आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई के रूप। और जाने वाली किरण यानी परावर्तित होकर जो किरण जा रही है, वो जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे कोण आर, और नाम भी होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और हम कहेंगे कोण आर। और परावर्तन के दो नियम भी है, और इसी से आपको दोनों नियम याद रखने हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा ही दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये नियम पहला है, परावर्तन का पहला नियम है कि जितना एंगल आने वाली किरण बना रही है वो उसी एंगल से उसे वापस लौट जाना पड़ेगा, और तब हम कहेंगे कि असल में परावर्तन हुआ है। और नियम जो दूसरा है वो आपको यह कहता है, ध्यान दीजिए, एक तो आपतित किरण अब तक आपने देखी है, परावर्तित किरण देखी और अभिलंब देखा है, और नियम दूसरा ये कहता है कि ये तीनों एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एक ही तल होगा इनका, एक ही तल में व्यवस्थित होंगे। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? एक तो आपतित किरण की मैं बात कर रहा हूं, और एक बात कर रहा हूं परावर्तित किरण की, परावर्तन होकर लौटने वाली, और तीसरा मैं कह रहा हूं अभिलंब। और नियम यह है कि ये तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में व्यवस्थित होंगे। ये परावर्तन का सेकंड नियम है, तो ये आपको ध्यान देना है। परावर्तन की घटना के बाद हम डिस्कस करते हैं दर्पण को, कि दर्पण क्या होते हैं। और ये जरूरी भी है इसलिए कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि परावर्तन होने के लिए किसी ऐसे पृष्ठ की जरूरत होगी जो अपारदर्शी है। और यहाँ आप देख सकते हो, दर्पण हम उसे कहेंगे जिसके पीछे की साइड पॉलिश की हुई है, वो बिल्कुल अपारदर्शी होगा, तो हम दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण को यदि देखा जाए तो वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। यहाँ डेफिनेशन भी ये होगी कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई है, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई है, तो हम उसे कहेंगे अवतल दर्पण। और जस्ट उल्टा हो जाएगा कि यदि अंदर धसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई है तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ये अवतल होगा और ये उत्तल होगा। तो इनकी जो अल्फाबेट है उसको भी आपको समझना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक, यानी मैं इसको M मानता हूं और इसको N मानता हूं, तो M से लगा करके N तक ये जो हिस्सा आप इसका देख रहे हो, इसे हम मुख्यतः कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो ये होगा परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, इस परावर्तक पृष्ठ के बीच में जो बिंदु है, बीचों बीच सेंटर पॉइंट, इसे हम दूसरा यानी इसे हम कहेंगे ध्रुव। तो ये इसका ध्रुव है, इसका पॉल है, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। अब यदि मैं इस ध्रुव से लेकर के कोई एक रेखा खींचूं, यानी एक रेखा में इस तरीके से खींचूं कि वो बिल्कुल ध्रुव पर आके टिकती हो, लेंस के लिए वो आर पार होगी, लेकिन यहाँ इतना ही होगा। तो ये जो रेखा आप यहाँ से देख रहे हो बिल्कुल सीधी सेंटर पॉइंट पे आ रही है, इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। इस दर्पण की मुख्य अक्ष ये होगी। उसके बाद आप एक नाम और सुनते हो, और वो है वक्रता तिल्य। वक्रता तिल्य क्या होगा ये? तो सुनिए, ये चूंकि परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण का पृष्ठ है और गोलीय भी है, तो अगर इस गोल पृष्ठ को अगर मैं आगे बढ़ाऊं
तो ये तो गोल हो ही जाएगा, होगा ना। तो ये इस तरीके से गोल हो ही जाएगा, यानी मैं कहूंगा कि एक वृत्त बन चुका है। और अब इस वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र तो आप पढ़ते ही हो, तो इस वृत्त का जो केंद्र है लगभग मेरे को लगता है कि यहाँ होगा, और इसे ही कहूंगा मैं वक्रता केंद्र C। और यही परिभाषा आप बिल्कुल लिखोगे कि अगर दर्पण के गोलीय पृष्ठ को यदि आगे बढ़ाया जाए तो वो एक वक्र रूप ले लेगा, और उस समय उस वृत्त की जो त्रिज्या है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अच्छा, वक्र त्रिज्या से रिलेटेड ही एक है वक्रता केंद्र। ये केंद्र और केंद्र से लगाकर यहाँ तक की दूरी, ये दो चीजें यहाँ पे हो रही है, त्रिज्या, दूरी और वक्रता केंद्र, यानी ये वाला सेंटर पॉइंट। एक तो पॉइंट है और एक दूरी को लेकर है, यहां से यहां तक। ये होगी वक्रता त्रिज्या, वक्रता दूरी जो है, और ये होगा आपका वक्रता केंद्र। ठीक इसी तरीके से आपको एक और कहानी यहाँ पे मिलती है यहाँ लगभग, और वो मिलती है आपको F, यानी कि फोकस बिंदु। तो क्या है फोकस बिंदु? फोकस बिंदु, अब इसकी परिभाषा देने के लिए आपको इस दर्पण के पृष्ठ पर किरणों को आपतित करवाना होगा। तो यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से इस पृष्ठ पर आ रही है, यानी मुख्य अक्ष जो आप ये देख रहे हो, जो लाइन देख रहे हो, उस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आपतित होती है तो वो किरण टकरा के वापस ही जाना है, परावर्तन ही होना है, आर पार तो वो होगी नहीं। तो वो जिस बिंदु से गुजरेगी, टकराने के बाद वापस लौटेगी, ये परावर्तन की घटना में है। और जिस बिंदु से वो लौटेगी उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहेंगे। ये फोकस बिंदु होगा, ध्यान दीजिए। और फोकस बिंदु से लगाकर पोल यानी ध्रुव तक की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहेंगे। जैसे वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र आपने पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से दो और है, यानी कि एक तो आपका है फोकस बिंदु और दूसरा है आपकी फोकस दूरी। तो इन दोनों चीजों को ध्यान देना है कि फोकस दूरी और फोकस बिंदु। और असल में अगर देखा जाए तो इन दोनों का उपयोग हम इस पूरे चैप्टर में कर रहे होंगे, फोकस बिंदु और फोकस दूरी को लेकर, और दर्पण सूत्र भी वहां पे व्युत्पन्न करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना देखिए कि यहाँ इसकी जो मुख्य अक्ष होगी वो इस तरीके से होगी। हाँ, और अब जब फोकस बिंदु की हम बात करेंगे तो आप लोग यहाँ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर इस पे आएगी तो इसका पृष्ठ तो अंदर की तरफ गोल है, परावर्तक पृष्ठ ये वाला है और वो वाला पृष्ठ अपारदर्शी है। तो इस तरीके से इसमें जो पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्रित है। आप देख सकते हो कि ये यहाँ है ना। तो अब इसका जो केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, वो भी परे होगा, बाहर की साइड होगा, वक्रित उस साइड है। और यहाँ जो किरण आ रही थी वो किरण उसको लौट के चला जाना था और वो नीचे की तरफ जो है परावर्तित हो रही थी, क्योंकि अंदर की तरफ गोल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ इसे पृष्ठ ही बाहर की तरफ है तो फिर इसकी क्या गलती है, इसे तो बाहर लौट ही जाना पड़ेगा। तो अब कहाँ फोकस बिंदु होगा, ये बात महत्वपूर्ण होगी। तो अगर ये किरण भी इधर लौट जाएगी, इधर वक्रित है, तो दोनों को यदि पीछे बढ़ाया जाए, यानी जब भी किरणें मिलती नहीं है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उनको मान लेते हैं। तो यहाँ मैंने मान लिया, यानी कि पीछे की तरफ इनको बढ़ा लिया। तो जहां ये मिल रही है, जिस बिंदु से ये गुजर रही है, वो कहलाएगा आपका फोकस बिंदु। और ये कौन से दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अगर उत्तल की बात की जाए तो कहानी सीधी सी है, लेकिन उत्तल की बात की जाए तो आपको मानना है, और जब भी आप मानते हो तो आभासी काल्पनिक होगा, वो हम आगे प्रतिबिंब में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि घटना ये होगी। प्रकाश के परावर्तन के बाद और दर्पण के बाद हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का आखिरकार क्या मसला है, प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि यदि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, ये दर्पण है, पीछे की साइड पॉलिश, और अक्सर ये पॉलिश चांदी की जाती है, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, चांदी बहुत अच्छे से परावर्तन करता है, इसलिए ये पॉलिश चांदी आजकल तो हालांकि सिल्वर जैसी ये आपके हो रही एल्यूमिनियम जैसी पड़ती है, लेकिन फिर भी चांदी को हम अच्छा परावर्तक पृष्ठ मान सकते हैं। तो यदि आप दर्पण के सामने इस तरीके से खड़े हो तो आपसे, यानी कि जो सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है वो आपसे टकराएगी, और आपसे टकराने के बाद जैसे ही वो टकराएगी वो लौट के जाएगी इस दिशा में, और फिर वो टकराएगी। बहुत सारी किरणें आती है, कोई एक तो आती नहीं है, तो टकराएगी, और जहां ये किरणें जाकर के काटेगी, जहां ये किरणें आपस में मिलेगी इस तरीके से, वहां आपका प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब आप अपने दर्पण में देख सकते हो। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ये दो तरीके इसके हो सकते हैं कि ये अगर दर्पण के अंदर बना है,
दर्पण के उस साइड बना है तो हम इस प्रतिबिंब को कहेंगे कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, या फिर हम इसे कहेंगे कि ये कैसा प्रतिबिंब है, आभास। केवल आभास इसका हो सकता है, केवल माना जा सकता है। और यदि कभी ऐसा हुआ कि आगे कोई मान लो ये जो पृष्ठ आप देख रहे हो, ये पृष्ठ यदि कोई मान लो लेंस जैसा है, पारदर्शी पृष्ठ है, तो किरणें जो है टकराएगी नहीं, आर पार हो जाएगी, ठीक है ना। और उस स्थिति में बिल्कुल आभासीय प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो अक्सर वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वो अक्सर उल्टे होते हैं, और आभासी जो बनते हैं वो ज्यादातर सीधे प्रतिबिंब होते हैं। इस बात को समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि किस तरीके से, यदि कोई लेंस है, ये लीजिए, और लेंस की भी मुख्य अक्ष होती है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो यदि कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वो इस तरीके से चली जाएगी, आर पार हो ही जाएगी। और यदि कोई प्रकाश की किरण मान लो और यहाँ से जा रही है तो वो भी आर पार हो ही जाएगी, सीधी निकलेगी तो आर पार हो ही जाएगी, और यहाँ ये काटेगी तो यहाँ इसका प्रतिबिंब होगा, और अब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है ना। और यदि ऐसा नहीं हुआ, मान लो किरणें यहाँ आई है और यहाँ आकर यहाँ लौट गई, अब आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो होगा काल्पनिक। और जब भी आप पीछे बढ़ा रहे होंगे किरण को, तब आप डैश डैश वाली लाइन काम में होंगे, ताकि पता चले ना कि भाई प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक बन रहा है। और ये बात भी याद रखिए, वास्तविक हमेशा ही उल्टे, और मानव नेत्र में भी उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही सीधे बनते हैं, ठीक है ना। मानव नेत्र में हमेशा प्रतिबिंब उल्टे बन रहे होंगे, इस बात का ख्याल रखें। अभी हम चलते हैं प्रतिबिंब के बाद कि महत्वपूर्ण किरणें। कुछ किरणें जो है उनका पथ सदैव एक समान ही रहता है, और उन्हीं के आधार पे हम सारे प्रतिबिंब भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो सुनिए कि समांतर जो किरण मुख्य अक्ष के आती है, यानी कोई किरण है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वो हमेशा ही फोकस बिंदु से गुजरेगी। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि यदि कोई समांतर किरण आई है, भले ही वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, जो किरण समांतर आएगी, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के, वो हमेशा ही फोकस बिंदु से लौटेगी। देखिए दूसरी घटना कि ये आ गई है तो इसको तो ऊपर लौटना पड़ेगा, लेकिन पीछे बढ़ाने पर कहां पर काटेगी, फोकस, अवतल और उत्तल दोनों के लिए। जो किरण समांतर आ गई वो हमेशा ही फोकस से, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, सेकंड कि फोकसीय किरण किसे कहेंगे, जो फोकस से होती हुई आती है। अब ये होगा कि यदि कोई किरण फोकस से होती हुई आ रही है पृष्ठ पर, तो अब ये समांतर हो जाएगी। देखिए उल्टा है, समांतर आने वाली फोकस से गुजरेगी और फोकस से आने वाली समांतर हो जाएगी। ये दोनों स्थितियां आपस में बराबर है। यदि ये हो रहा है, ये मान लो यहाँ से कोई किरण आ रही है, फोकस से होते हुए पृष्ठ से टकराएगी, तो सीधा सा क्या हो जाएगी, वो समांतर। तो ये स्थिति रहेगी समांतर किरण और फोकसीय किरण। इसके बाद एक और दो और किरणें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। अब बात है तीसरी किरण की, और वो है लंबवत किरण। यदि पृष्ठ पे कोई किरण लंबवत आ रही है, मतलब आप इस तरीके से समझिए कि ये बिल्कुल दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है। लंबवत यदि कोई किरण आ रही है तो वो किरण हमेशा ही वो अपने रास्ते से वापस लौट जाएगी, यानी जिस रास्ते से वो आई थी ठीक उसी रास्ते से वो वापस लौट जाएगी, और हम कहेंगे कि वो लंबवत किरण है। ये इसके लिए भी लागू है, यानी कि अवतल वाले के लिए भी लागू है और उत्तल वाले के लिए भी लागू है। कोई भी किरण लंबवत आई है मतलब साफ है वहां पे कि वो जिस पथ से आई थी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस लौटे। दूसरा देखें, ये आपके लास्ट बची है और वो है तिर्यक किरण। तिर्यक हम किसे कहेंगे, आपको पता है कि यहाँ ये बिंदु O यानी बिंदु ध्रुव O जिसे हम कहेंगे, और यदि कोई किरण सीधा बिंदु O पे आए, कहीं नहीं, सीधा बिंदु O पे आए, तो वो जितने कोण से आई थी उसी कोण से वापस लौट जाएगी। इसकी ये कंडीशन होगी, और इस किरण को हम कहेंगे तिर्यक किरण। तो नाम आते ही आपको समझ जाना, तिर्यक मतलब सीधा कहाँ आ गई है, O पे, भले ये हो या फिर पृष्ठ ये, एंगल यहाँ ज्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये समान कोण से वापस जाती है, जिसे हम कहते हैं तिर्यक किरण। तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार की किरणें हैं, और इन चारों किरणों से मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि समांतर किरण फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली किरण समांतर हो जाती है, यानी पहली और दूसरी तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो तो बात हो गई है। लेकिन लंबवत किरण, नाम से पता चला लंबवत यानी 90 डिग्री से जो आ रही है पृष्ठ पे बिल्कुल दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो वो होगा। और तिर्यक मतलब सीधा कहाँ आ रही है, O बिंदु पे। और चारों स्थिति आपको याद रखनी है, तभी आप प्रतिबिंब बना पाओगे
और प्रतिबिंब बनाने की जहां तक बात है वो बहुत सामान्य सी स्थिति है, हम इसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी अवतल वाला जो दर्पण है ये आप देख रहे हो, इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे और क्या बनेंगे। तो सबसे पहले कि वस्तु को इस दर्पण के सामने रखना होता है, तो हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं, जरा स्थान सुन लीजिए। ध्रुव O पे तो रख नहीं सकते, वो तो इसका सेंटर पॉइंट है। तो O और F के बीच यानी पहली स्थिति यहाँ वस्तु को रखा जा सकता है। और फिर हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, फोकस बिंदु पे, तो दूसरी वाली स्थिति फोकस पे। फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी तीसरी वाली स्थिति यहाँ वस्तु को रखा जा सकता है, यानी इस रूप में रखा जा सकता है, बोले वो मोमबत्ती हो या फिर मेरा मार्कर हो। और वक्रता केंद्र C पे भी रखते हैं, तो चौथी स्थिति C और अनंत के बीच, पांचवी स्थिति C और अनंत के बीच कहीं, अनंत यानी कि वो लास्ट स्टेज जहां तक किरण पहुंच पाती है। और अनंत पर भी कोई वस्तु हम मान सकते हैं, जैसे कि धरती से जो है सूर्य की दूरी तो अनंत माना जा सकता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब भी बनता है। तो छठवीं स्थिति यहाँ होगी। अब आपको यहाँ अलग अलग वस्तुओं को रख करके देखना होगा कि दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मैं वस्तु को यदि स्थिति 1 यानी कि F और O के मध्य रखता हूँ, तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितनी दूरी पे बनता है, या फोकस पे रखता हूँ तो कहाँ बनता है, या वक्रता केंद्र पे रखता हूँ तब कहाँ बनता है। तो इन सब स्थितियों को समझने के लिए हमें एक छोटी सी टेबल की ओर जाना पड़ेगा। हालांकि हम 10th क्लास में सारी स्थितियां बना बना के समझते हैं, लेकिन अब आपको इसको केवल और केवल इस तरीके से याद रखना है। आपको एक छोटी टेबल इस रूप में बनानी है, जैसे कि मैं बना रहा, और यहाँ मैं लिखूंगा वस्तु की स्थिति और यहाँ मैं उसका लिखूंगा प्रतिबिंब। समझिए, फिलहाल मैं इनको मिटा देता हूं स्थितियों, ये देखिए। अब आप देख रहे हो कि फोकस बिंदु F है और वक्रता केंद्र C और ये अनंत। अच्छा, इन तीनों को उठा करके सारणी के पहले बॉक्स में आप रख सकते हो कि अनंत, ये लीजिए, मैं उधर से शुरू करूंगा, और C और तीसरा F। ये बात हो गई। अब इन तीनों को पलट के वापस रख दीजिए। अनंत C F है, मैं इसको F C और अनंत रख दूंगा, बस हो गया मामला सॉल्व। कैसे कि यदि वस्तु को आपने अनंत पर रखा है तो तय बात है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। यदि आपने वस्तु को अनंत पे रखा है, जैसे कि सूर्य है, तो जब भी दर्पण से टकरा रहा होगा तो हम देखते हैं कि एक रिफ्लेक्शन हमें दीवार पे देखने को मिलता है, तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा कि फोकस पे बनेगा, वो जो दूरी होगी फोकस दूरी कहलाएगी। वस्तु को यदि आपने वक्रता केंद्र C पे रखा है, यानी वस्तु को यदि आपने यहाँ रखा है, तो वस्तु से निकलने वाली किरण ऐसे जाएगी समांतर, और समांतर जाने वाली F से गुजरेगी, और F से जाने वाली क्या हो जाएगी, समांतर, और यहाँ टकराएगी, और यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, C पर। तो यदि आपने वस्तु को C पे रखा है तो प्रतिबिंब भी C पे बनेगा नीचे की साइड, और यदि आपने वस्तु को F पे रखा है, यानी अब आप बहुत नजदीक आ गए हैं दर्पण के, यहाँ अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हम देखेंगे स्थितियों को डायग्राम बना के, लेकिन याद रखने का यही एकमात्र अच्छा सा तरीका है जिसे आप याद रख सकते हो टेबल के माध्यम से। और अभी तक इस सारणी का मैथ तो खत्म भी नहीं हुआ है। अभी आप ये भी समझ सकते हो कि यदि अनंत और C के मध्य वस्तु को रखा गया है, यदि अनंत और C के मध्य वस्तु को रखा है, ये लीजिए यहाँ और यहाँ, इन दोनों के मध्य, तब आपका ये होगा कि F और C के मध्य प्रतिबिंब इसका मिलेगा। यदि इन दोनों के मध्य रखा है तो इन दोनों के मध्य प्रतिबिंब मिलेगा। और यदि आप C और F के बीच वस्तु को, C और F के बीच यहाँ कहीं रखते हो, तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा। ये बात भी स्पष्ट है। अच्छा, एक और छोटी सी उलझन है कि वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा, या फिर छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो बात को समझिए कि यदि आपने वस्तु को C पे रखा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के साइज का होगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा बराबर, या स्थिति बराबर वाली। अगर आप उधर के दोनों प्रतिबिंब देखो तो वो दोनों प्रतिबिंब बनेंगे बड़े, दोनों बड़े, वस्तु से बड़े, जितना वस्तु को आपने, जैसी वस्तु है उससे बड़े बनेंगे। और यदि इधर चले तो इधर के दोनों प्रतिबिंब वस्तु से कैसे बनेंगे, छोटे, ठीक है ना। तो उधर बनने वाले सारे बड़े और इधर बनने वाले सारे छोटे। सारे से मेरा मतलब है कि उधर के दोनों बड़े और इधर के दोनों छोटे, और बीच वाले दोनों क्या रहेंगे, बराबर। और एक बात सुनिए, हम पढ़ रहे हैं कौन सा दर्पण, अवतल। और याद रखिए कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक बनते हैं, एक को छोड़कर। सारे वास्तविक ही, एक वो सिचुएशन अलग है, हम आपको बताएंगे। वास्तविक बनते हैं और
उल्टे भी बनते हैं, सदैव उल्टे भी बनते हैं। तो ये मसला यहाँ से भले ही प्रतिबिंब की प्रकृति पूछे या फिर आपसे उसकी साइज पूछे या फिर उसकी लोकेशन पूछे, ये सारी की सारी स्थितियां आप इस एक टेबल के माध्यम से दे सकते हैं और इसको याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं चीजों को स्किप ना करूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सवाल पूछे जाने चाहिए। और आप तो आज परावर्तन हमने कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन को लेकर बातें करेंगे और भी जो घटनाएं हैं, व्यतिकरण है, विवर्तन है, वो सारी घटनाएं हम प्रकाशिकी यूनिट में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आर के परिवार का सपोर्ट भी करते रहे। और सपोर्ट आप इस रूप में भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो को शेयर करना है और भी लोगों तक इसे पहुंचाना है, सब्सक्राइब भी करना है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।